हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में हम वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के पेपर में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस वन दरोगा एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का मैथ्स का सिलेबस सेम ही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वन दरोगा के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। सभी क्वेश्चन आप बना सकते यदि आपने क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी को अच्छे से किया हुआ है। और अगर क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस लगभग 90% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। 10% क्वेश्चन यानी बोल सकते हैं एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा हार्ड लगेंगे आपको, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा मैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका एक जीरो यानी एक रूट इसका जीरो है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो बाकी जो दो शून्य के दो रूट है वो बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है टॉप 200 सीरीज में। देखिए इसमें करना क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें तीन रूट है। क्योंकि तीन रूट क्यों होंगे, क्योंकि इसका एक्स का स्क्वायर कितना है, तीन है, तो तीन रूट होगा। तो मानते तीनों रूट, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ये मान लिया इसके तीन रूट है, तीन शून्य का, जिसमें से एक दिया हुआ है। तो अल्फा मान लेता हूं जीरो दिया हुआ है इसने, कि एक जो जीरो है वो जीरो है। तो बाकी दो बताना है हमें, कि बीटा और गामा बताना है, इनका प्रोडक्ट बताना है, यानी बीटा इंटू गामा बताना है। ओके, तो देखिए मैंने ये आपको करवाया हुआ है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जिसकी पावर 3 है, तो इसमें जो सम ऑफ रूट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये इसका कॉफिशिएंट, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, ए, तो ए अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो ये है इसका कॉफिशिएंट, तो इसके आगे क्या है, वन। वन है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे वन है, तो वन ये आ गया। ये आ गया सम ऑफ रूट। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वन, ये आ गया। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितना है, जीरो, तो यहां रख देंगे जीरो, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा भी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, तो माइनस सी जो कांस्टेंट टर्म होता है इसमें, सी अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। एक्स क्यूब क्या है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, एक, तो एक लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा, माइनस सी। और इसमें एक और होता है तीसरा, एक और आपको नोट करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इनका गुणनफल कर देते हैं हम रूट का और उनको जोड़ देते हैं, तो ये क्या आता है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो ये है इसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, तो बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, एक। ठीक, अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, बी, ये आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ अल्फा की जगह जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ भी जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, यानी बीटा इंटू गामा कितना आ गया, बी। और यही पूछा है शायद क्वेश्चन में, बीटा इंटू गामा ही पूछा है क्वेश्चन में, बीटा इंटू गामा क्या है, बी आया हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब पावर 3 हो, क्यूब हो उसमें, तो हम इस प्रकार से हम उसके जो शून्य के उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाला तो आपको पता है, द्विघात समीकरण वाला वो भी पता है, ये वाला भी मैंने आपको करवाया हुआ ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में, इसको नोट कर लेना अगर नहीं किया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कॉस अल्फा हमें ये दिया हुआ है, कॉस बीटा ये दिया हुआ है, बीडी की वैल्यू पूछा गया है। बीडी कहां पे, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। देखिए कॉस अल्फा, ये अल्फा है, यहां लगेगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का लगाते हैं। ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो अल्फा लगाना है, अल्फा ये है, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ये बताया मैंने, जो कोण हमें दिया होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, लंब होता है। और ये हो गया कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण होगा, यानी 5 क्या होगा, आधार होगा, ये आधार होगा, और 13 क्या होगा, कर्ण होगा, 13 हो गया कर्ण। और ये ट्रिपलेट बना रहा है, देखिए 12 13 5, इसका ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई भी कर गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कॉस बीटा दे रखा है, कॉस बीटा है 3/5, तो 3 क्या हो गया इसमें, आधार हो गया, और 5 क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया। अब देखिए 3 5 8, 3 5 और 8, ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। और अगर आप सॉल्व करोगे, पाइथागोरस लगाओगे इस वाले ट्राइंगल में, यानी इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25,
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी इसमें कुछ गलती है। गलती ये है कि जो ये दे रखा है इसमें क्वेश्चंस में, जो हमें ये गिवन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। यानी ये एग्जैक्ट 3/5 नहीं है, 3x अपॉन 5x है ये। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू करेंगे तो उतना वो रेशियो इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 3 और 5 नहीं ले सकते। ठीक है, 3 और 5 ही नहीं ले सकते इसको हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर गया इसलिए यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 5 ना लेके हम क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट मैंने आपको बोला था याद कर लेने के लिए। 8 देखिए, एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया है ना, 3 4 5, ये ट्रिपलेट बताया। अब ट्रिपलेट में मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें आप इंटू करते रहो, नए ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो इसमें अगर मैं 2 की इंटू करूंगा इस पूरे में, तो ये नया ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10। ठीक है, ये नया ट्रिपलेट बन जाएगा। अब देखिए एक हमें गिवन है, 8 गिवन है। अगर इसमें हम 2 की इंटू करेंगे, इसमें भी 2 की इंटू करेंगे, तो ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये रेशियो है तो इसमें हम इंटू कर सकते हैं। तो 2 की इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो अब ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये वाला ट्रिपलेट है इसमें। तो अब बीडी पूछा गया है, बीडी क्या होगा, ये 5 इतना और ये 6, 5 और 6 कितना हो गया 11। तो 11 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये हमें एक रेखा का समीकरण बताना है जो इस पॉइंट से होके गुजरता है और इस रेखा के पैरेलल है, लंबवत है। तो उसका हमें समीकरण बताना है। ठीक है, तो समीकरण हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। याद आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये होता है समीकरण बनाने का फॉर्मूला, जहां पे y1 और x1 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। ये a, b ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे a क्या हो गया x1 और b क्या हो गया y1, ये हो गया। तो ये पता है हमें, ये पता है, बस हमें m नहीं पता है। m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक, तो स्लोप निकालना पड़ेगा हमें इस रेखा का। हमें और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, तो एक और रेखा हमें गिवन है, ये है वो रेखा। तो इस रेखा का पहले हम स्लोप निकालेंगे कैसे, देखिए पहले यहाँ पे ये रेखा लिख देता हूं, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1, ये रेखा है। अगर मैं इस रेखा का स्लोप निकालूं, स्लोप देखिए, स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, y, अगर कोई रेखा है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो हम इस वाली रेखा को पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड वाले में, फिर उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इस साइड होना चाहिए y, फिर यहाँ पे होना चाहिए x वाला टर्म और लास्ट में होना चाहिए कांस्टेंट वाला। ठीक, तो देखिए इसको करता हूं मैं, एन वाई इज इक्वल टू 1, इस mx को उधर भेज दिया, माइनस mx। ठीक, y इज इक्वल टू n को भेजते हैं दोनों के नीचे, देख तो ये हो जाएगा 1/n माइनस mx बाय n। ठीक है, ये हो गया। अब x वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे x वाला टर्म आगे है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, फिर से इसको सही से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स बाय एन प्लस 1/n। तो हमने इसको स्टैंडर्ड वाले जो स्लोप का फॉर्मूला था उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये जो x के साथ जो होता है वो होता है m होता है, यानी कि वही स्लोप होता है। तो x के साथ हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा x के साथ है, माइनस m/n। तो यही हो गया हमारा स्लोप, k1 मान लेते हैं इसको, ये हो गया स्लोप इस रेखा का, जो ये रेखा गिवन है इसका स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्लोप निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जिस रेखा का हमें समीकरण बताना है वो इस रेखा के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी एक रेखा दूसरे रेखा के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो उनका जो स्लोप होता है, स्लोप में क्या रिलेशन होता है, अगर पहला स्लोप m1 है तो दूसरे स्लोप के माइनस 1/m1 m2 होता है, ये होता है स्लोप में रिलेशन। अगर दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो ये उनमें रिलेशन पाया जाता है दोनों के स्लोप में। ठीक, तो हमें k1 पता है, दूसरी जो ये गिवन रेखा है इसका हमें स्लोप पता है, क्या है, k1 है। तो हम k2 निकाल लेते हैं, k2 निकालते हैं, k2 क्या होगा, इसका माइनस लगा देते हैं अपॉन 1/m2, यानी कि k1 जो ये वाला निकाला ये होगा, तो माइनस m/n होगा। ठीक है, n ऊपर चला जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि जो स्लोप आया हमारे पास n/m आया, ये उस रेखा का स्लोप आया जो हमें बताना है।
आ गया इसका स्लोप, तो स्लोप में यहाँ पे रख देते हैं, हमें स्लोप ही चाहिए था, तो देखिए y माइनस y1 की जगह क्या आएगा, b आएगा, तो b रख देते हैं, इज इक्वल टू m हमने निकाला n बाय m आया, ठीक है। x माइनस x1 क्या है, a है, a रख दिया हमें। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, y इस m को इधर भेज देता हूँ, इंटू हो जाएगा y इंटू m माइनस बी इंटू एम, ओके, इज इक्वल टू एन की अंदर इंटू कर देते तो एन इंटू एक्स माइनस एन इंटू ए, ठीक। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी y वालों को और x वालों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये x वाला है, इस y वाले को इधर भेज देता हूं, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म इसको इधर ले आते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा इधर ए एन या एन ए बोले, और ये माइनस का तो ये यही रहेगा बी एम इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, यानी एन एक्स माइनस वाई एम हो जाएगा, ओके। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, एन एक्स माइनस वाई एम, एन एक्स माइनस एम वाई या फिर वाई एम इज इक्वल टू एन ए एन माइनस बी एम, ए एन माइनस बी एन, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, यही इसका इक्वेशन होगा, ठीक। समझ में आ गया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिर से एक और क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो m रेशियो n, देन, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है सेक्शन फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, पॉइंट थर्ड में जो दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इंटू एक्स वाई विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना, बिल्कुल सेम वही लाइन दिख रहा है आपको इस रेशियो में m रेशियो m2 में, तो ये हमें सेक्शन फॉर्मूला इस प्रकार से लगाना पड़ता है, अभी लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि यदि आप नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपके लिए रिस्की होगा, जैसे कि ये वाली 25-26 वाली एनसीईआरटी जो ऑनलाइन पढ़ी है। अब इसमें देखिए कुछ जो टॉपिक्स है उसको हटा दिया गया है, मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी दिखाता हूँ, इसमें 4 पॉइंट है समरी में, और ये देखिए ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है 2020-21 वाली, जो कोविड से पहले वाली एनसीईआरटी है, इसमें देखिए 5 पॉइंट, और 5वां पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का बता रखा है उसमें, और ये टॉपिक इसमें से मिसिंग है नई वाली एनसीईआरटी में। इसी प्रकार हर चैप्टर से कुछ ना कुछ उसमें से हटा दिया गया है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, जो 2021 से पहले की एनसीईआरटी है, कोविड से पहले की जो एनसीईआरटी है उससे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेक्शन फॉर्मूला m रेशियो n में इसको काटना है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा कि x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, इससे निकलता है x का कोऑर्डिनेट निकलता है, और y का कैसे निकलता है, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, इस प्रकार से निकलता है। सेक्शन फॉर्मूला है ये, आपको याद करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए x कॉमा y है क्या, ये वाला पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि x की जगह क्या है a और y की जगह क्या है 0, तो रख देते हैं x की जगह a इज इक्वल टू m, m की जगह m ही रहेगा। x2 क्या है यहाँ पे, x2 ये देखिए x1, ये x1 कॉमा y1 ये दे रखा है, और ये x2 कॉमा y2 ये दिया हुआ है, तो x2 कितना है हमारे पास, हम x2 है 4, तो 4 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस n, x1 कितना है, x1 कितना है 1 रख देते हैं यहाँ पे, अपॉन m प्लस m, m प्लस n, ये हमें बतानी। इस प्रकार ये y की वैल्यू कितनी है, 0 दी हुई है, 0 इज इक्वल टू m, y2 कितना है, y2 5, तो 5 इंटू प्लस n, y1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू 4m प्लस n अपॉन m प्लस n, ठीक। और अब देखिए इसको इधर भेजेंगे, पूरा 0 हो जाएगा ना 0, तो हमारे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 5m माइनस n, यानी हम बोल सकते हैं 5m बराबर n, n की वैल्यू कितनी है 5m है, ओके। तो इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, n की जगह 5m रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू 4m प्लस n की जगह 5m यहां आ जाएगा, अपॉन m प्लस 5m। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 और 4 9, a इज इक्वल टू 9m अपॉन नीचे कितना है 6m, m से m कट गया, यह आया 3/2।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। देखिए ऑप्शन में ए की वैल्यू 3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ए की वैल्यू 3/2 है। ठीक, अब ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन एम की और एन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमें पता करना है। तो एम और एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे हम, तो एम और एन की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ही दिया था। ये देखिए ये आया है एम और एम की वैल्यू, इसको देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे एम 5m इज इक्वल टू एन है। तो m बटे n कितना आएगा, इसको इधर भेजेंगे, यानी 1/5 आएगा, 1/5 रेशियो आएगा ना m बटे n। तो m की जगह कितना आएगा 1, n की जगह कितना आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। m कितना है 1, n कितना है 5 और a कितना निकाला हमने 3/2। ठीक, तीनों चीज निकल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल द मीन मार्क्स स्कोर बाय द बॉयज इज 50 एंड द मीन मार्क्स स्कोर बाय द गर्ल इज 42 एंड द होल मीन मार्क्स ऑफ द क्लास इज 45, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ये क्वेश्चन जो एसएससी की तैयारी वगैरह करते हैं वो इसको सिर्फ 5 सेकंड में कर देंगे, 5 सेकंड से भी कम में, एलिगेशन मेथड का यूज करके। मैं भी एलिगेशन मेथड लगाऊंगा, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, इधर लिख दिया बॉयज, इधर लिख दिया गर्ल्स। बॉयज का एवरेज कितना है, बॉयज का एवरेज है 50, गर्ल्स का एवरेज कितना है 42, दोनों का एवरेज कितना है 45। बस एक साइड से घटाना है, एक ही डायरेक्शन से। अगर आप ऐसे जा रहे हो देखो, यानी 50 में से 45 को घटाना है, कितना है 5। फिर इसी डायरेक्शन से इधर घटाना है, देखिए 45 में से 42 को, 45 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यही आ गया हमारे पास रेशियो नंबर का। बॉयज का रेशियो कितना है 3 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 3:5। ठीक, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो कि कितने बच्चे हैं उसको इंटू करोगे आप इससे टोटल से, फिर ये इसका टोटल निकालोगे इंटू करके, फिर इसका टोटल दोनों को ऐड करके फिर इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा हमारे पास नंबर भी। इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एलिगेशन मेथड है, डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा हम 2-3 सेकंड में। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हमें द्विघात समीकरण दिया गया है ये। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a and b द गिवन इक्वेशन विल नॉट हैव इरेशनल रूट। नीचे a और b के कुछ मान दिए गए हैं और बोला गया किस मान के लिए इक्वेशन का अपरिमेय मूल नहीं होगा। ठीक है, इरेशनल रूट्स नहीं होंगे। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा है, क्योंकि ये जो पीडीएफ जो मिला है, किसी ने पीडीएफ ये प्रोवाइड करवाया था, तो पीडीएफ की क्वालिटी इतनी खराब है। वीडियो की क्वालिटी सही है, वीडियो की क्वालिटी तो फुल एचडी है, लेकिन ये पीडीएफ की क्वालिटी बेकार मिली है, तो आपको भी इसी से मैनेज करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये दिया गया, और नीचे a और b के मान है, बोला गया है कि किस मान के लिए इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल रूट्स नहीं होंगे, नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक, अब जो ये हमको इक्वेशन दिया है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपना जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए b की जगह क्या आ रहा है a की जगह क्या आ रहा है 1 और c की जगह क्या आ रहा है b। ठीक है, a की जगह क्या आया 1, b की जगह क्या आ रहा है a और c की जगह क्या आ रहा है b। ठीक, इस वाले में रख देते हैं -b की जगह क्या आया a प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह क्या आया a² माइनस 4ac है, यहाँ पे a की जगह क्या आया 1 और c की जगह कितना आया है b अपॉन 2a, a की जगह 1 तो 2 रहेगा ये, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं -a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस 4b अपॉन 2। ठीक, ये आया, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमें दे रखा है यहाँ पे a और b की वैल्यू दे रखा है, इसमें रखते हैं और देखते हैं कि जो भी इरेशनल नहीं होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले पहला ये रखते हैं, a की जगह 2 रखते हैं। ठीक, a की जगह 2 रखते हैं, यानी कि माइनस 2 नहीं अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट a की जगह अंडर रूट 2 रखेंगे तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, यानी 2 माइनस 4। b की जगह क्या रखने के लिए बोल रहा है 1/4, 1/4 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे कितना है 2। तो यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। अंडर रूट 1 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आ पाएगा, यानी ये क्या है एक अपरिमेय मूल है, इरेशनल है। हमें इरेशनल नहीं है बताना, जो इरेशनल ना हो। ठीक, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं,
ए की जगह 3 रखेंगे तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -4। बी की जगह कितना रखना है, 3/2 रखना है अपॉन 2a, ए की जगह 1। ठीक, तो ये कितने बार में जाएगा, 2, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये अंडर रूट 3 भी यहाँ फंस गया, यानी ये भी इरेशनल है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। हमें इरेशनल नहीं है वो बताना है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में रखेंगे ए की जगह कितना रखना है, अंडर रूट 3, तो ए की जगह माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, -4 इंटू बी की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और ये फिर से फंस जाएगा, अंडर रूट 3 फिर से अंदर फंस जाएगा, यानी ये भी एक इरेशनल है। अब बचा लास्ट, तो लास्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। इसको फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह 4 रखना है, ए की जगह 4 रखेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 इंटू, और बी की जगह कितना रखना है, 3 अपॉन 2 तो है नीचे, तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, 8 4 दिया 12, 12 यहाँ कितना आएगा 4, ठीक है, घटाएंगे 4 और 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, तो -4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो इसमें कोई भी हमें अंडर रूट वाला टर्म नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल है। तो यही बताना था हमें कि जो इरेशनल ना हो, रेशनल हो मतलब, तो यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पूछा है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पाई को लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के रूप में, नहीं, 3.144 पता नहीं कितना चलता रहता है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। जब ये पॉइंट हटाएंगे हम नीचे, ये लंबा चलता रहेगा, तो ये नहीं हो सकता p अपॉन क्यू के रूप में। 22/7 हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमने इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है 22/7, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको टॉप 200 वाली सीरीज में करवाया हुआ है ऑलरेडी। इसमें हमें जो ये वाला पार्ट है, ये शेडेड वाला जो पार्ट है, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, काफी आसानी से निकाल लेंगे एरिया। ये देखिए, ये क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है, एक चतुर्थांश दिया गया है। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, इसके एरिया में ये ट्राइंगल वाला है, इसको माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। अरे पूरा सर्कल होता है, ये पूरे सर्कल का 1/4 भाग है, उसी को हम चतुर्थांश बोलते हैं, इसलिए 1/4 इसका भाग निकाल लेंगे हम यहाँ से। 1/4 इसमें से माइनस करेंगे, ये ट्राइंगल है जो 1/2 इंटू ओ सी, ये ऊंचाई हो गई इसकी, ओ सी इंटू ओ ए, ठीक है। ओ ए हमें दिया गया, ओ सी निकाल लेंगे और इसमें से, ठीक है। ओ सी डायरेक्ट नहीं दिया गया, इसमें देखिए क्या बोला है कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस 6 है। रेडियस 6 का मतलब समझे कि यहां से यहां तक कितना है, टोटल 6 है, पूरा 6 है, और इतना 2 है, तो ये कितना बचा, 4 बचा, तो ये भी मिल गया हमें, ये कितना है 4, ठीक। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर हमें रेडियस दिया है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस इसमें से घटाएंगे ट्राइंगल का एरिया, 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, ठीक, 2 बार में गया ये, 6 दूनी 12, और ये कितने बार में जाएगा 9 बार में, तो 9 पाई माइनस 6 दूनी 12, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से तो नहीं, इसको थोड़ा फ्रैक्शन कर लेते हैं इसका। देखिए फ्रैक्शन करते हैं इसका, इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, और पहले किसको रखना है, पाई वाले टर्म को रखना है, तो 3 पाई माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 3 इंटू 3 पाई माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको टॉप 200 वाली सीरीज में ऑलरेडी करवाया हुआ है। देखिए क्या बोला गया है कि एंगल ओबीसी की वैल्यू, ओबीसी का है, ओबीसी इसकी वैल्यू बताना है हमें, ठीक। तो इसमें देखिए ये जीवा है, बीसी जीवा है। एक मैंने आपको थ्योरम बताया था ना कि जीवा द्वारा परिधि पे जो कोण बनाया जाता है उसका डबल कोण वो केंद्र पे बनाता है 60। इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, अगर आपको थ्योरम आती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है।
दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है और वो बोला गया है कि किस कंडीशन में इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया, मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी में। ये देखिए लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है हमारे पास क्लास 10th में, उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगी। उस टेबल में हमें ये बताया गया है ऑलरेडी। देखिए पहली वाली कंडीशन में जब उनका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है कि a/a2 डज नॉट इक्वल टू b/b2 होता है। और जब उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है दोनों जो लीनियर इक्वेशन का, तब क्या कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन में ही। देखिए जब दोनों लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, एकमात्र सॉल्यूशन होता है, तब होती है कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 क्या है, ये है a1 a2 b1 b2 ये सब, ठीक। ये होती है पहली कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन जब होने के लिए। और ये पूछा गया क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तब क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होता है। और तीसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। उस कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इसमें होता है नो सॉल्यूशन, इसमें होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये तीन कंडीशंस होती है एनसीईआरटी में, मैंने आपको जैसे कि दिखा दिया है ऑलरेडी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डिब्बे में कुछ काली गेंदें और 30 सफेद गेंदें हैं। यदि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता का 2/5 भाग है, तो डिब्बे में काली गेंद की संख्या। ओके, टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं, काली वाली को ब्लैक ले लेते हैं, और व्हाइट कितनी है, 30 है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल है। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल, ये होता है प्रायिकता। सबसे पहले काली गेंद के लिए निकालते हैं प्रायिकता, पीवी निकालते हैं। हमें पता नहीं कि काली गेंद कितनी है, तो बी रहने देते हैं। टोटल तो हमें पता है कितनी है, b+30 है। ये आ गया काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब हम निकालते हैं सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। सफेद गेंद कितनी है, 30 है। टोटल गेंद कितनी है, b+30 है। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया जो काली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता का 2/5 है, यानी कि PB/PW इज इक्वल टू 2/5 है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहां रख देते हैं इस वाले में PB की जगह b+b/30/30/b/30। b/30 से b/30 कट गया और इधर कितना है, 2/5 है। ओके, तो हमारे पास आया b/30 इज इक्वल टू 2/5। 5 से कितने बार में, 6 बार में। b इज इक्वल टू 6 दूनी 12। कितनी है काली गेंदें, 12 है। ऑप्शन में बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलैरिटी से पूछा गया है। सिमिलैरिटी मैंने आपको करवाया हुआ है टॉप 200 वाली सीरीज में। क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। 3 त्रिभुज यहाँ पे, एक ये है, एक ये है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। तो तीनों में बताना है कि एक दूसरे के समरूप है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं, ये छोटे वाले का बड़े वाले से, यानी ADB ये वाला लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं बड़े वाले से पूरे, यानी ABC से, ABC। तो देखिए ये 90 है इसमें छोटे वाले में, और बड़े वाले में ये 90, तो एक एंगल हमारे पास बराबर आ गया। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पे ये एंगल है, एंगल A दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में भी छोटे वाले में, तो ये वाला एंगल भी बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल प्रॉपर्टी लगा के हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, अब इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 है और बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 है, तो पहला एंगल बराबर। फिर दूसरी सेम चीज, ये वाला जो C एंगल है दोनों में कॉमन है, तो यानी ये दूसरा एंगल भी बराबर, यानी ये भी एंगल से ये भी दोनों त्रिभुज समरूप है। अब ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, तो यानी तीनों एक दूसरे के समरूप होंगे। ये आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ABC समरूप है ADB के और ये समरूप है BDC के, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos 9α is equal to sin alpha and 9α is an equate angle, then the value of tan 5α। ठीक, cos 9α is equal to sin alpha। देखिए cos 9α को ये लिख सकता हूं मैं sin 90 माइनस 9α।
साइन 90 माइनस 9 अल्फा लिखूंगा तो कॉस 9 अल्फा ही तो बन जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 9 अल्फा, साइन से साइन कट गया यानी कि 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो 90 इज इक्वल टू 10 अल्फा। ठीक, ये 9 उधर चल जाएगा, 10 अल्फा यानी अल्फा इज इक्वल टू 9, अल्फा की जगह कितना आ गया 9। अब हमें निकालना है 10 5 अल्फा, अल्फा की जगह कितना आ गया 9, यानी 10 45 की वैल्यू हमें बताना है। 10 45 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप्रॉक्स 30% of its volume, how much syrup would be found in 5 gulab jamun if each shaped like a cylindrical with 2 hemisphere ends? Total length of each gulab jamun is 5 cm and diameter of 2 cm. बंगाली गुलाब जामुन के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। बंगाली गुलाब जामुन, बंगाल में जो गुलाब जामुन होते हैं इस शेप के होते हैं, लंबा होता है कुछ ज्यादा ही है, तो इस शेप का एक गुलाब जामुन है जो क्वेश्चन में बोला गया है। दोनों साइड पे हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर है। तो इसने बोला भी है टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है टोटल 5 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर दे रखा है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 2, तो डायमीटर 2 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1 रेडियस होगी दोनों साइड की 1। और क्या दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है। ठीक, हमें ये दूरी पता करनी पड़ेगी, ये कितना होगा, तो ये पता कर लेंगे। देखिए यहां से ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी निकाली हमने 1, तो इधर 1 ये हो गया और इधर भी 1 ये हो गया, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा इसकी ऊंचाई, जो ये सिलेंडर है यहाँ पे उसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इस गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 2 तो हेमिस्फीयर हो गया और 1 सिलेंडर हो गया, 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर, आर की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है यहाँ पे तो 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना निकाला अभी हमने 3। ओके ठीक है, 4 पाई बाई 3 ये आ गया, प्लस ये कितना आ गया 3 पाई। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 की इसकी इंटू करें, 3 किया 9 पाई, 9 और 4 13 पाई, 13 पाई बाय 3। हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ गया 13/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसका 30% वॉल्यूम का 30% लेना है और टोटल 5 गुलाब जामुन बताना है हमें। तो पहले तो 5 से इंटू कर देते हैं 5 गुलाब जामुन, फिर 13/3 का 30% निकाल लेते हैं, 30% यानी कि 0.30%। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं कितनी बार जाएगा 0.10। अब 5 के इंटू करेंगे में 0. तो इससे आएगा 0.5, ये आएगा 5 के इंटू करके। और जब हम 13 के इंटू करेंगे 0.5 यानी उसका आधा करेंगे 13 का, तो आ जाएगा 6.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास 5 गुलाब जामुन के 30% का वॉल्यूम, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर इतना टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक पहिया है, उसको घूम घूम के एक डिस्टेंस को कवर करना है जो इतना है, तो कितने चक्कर लगाएगा। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। एक पहिए को एक चक्कर लगाने में हम निकाल लेते हैं कितनी दूरी लगेगा और उसको टोटल दूरी से डिवाइड कर देंगे। अब एक पहिया है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना दूरी लगता है, तो उसका जो हम पैरामीटर बोल सकते हैं, उसका जो परिमाप है उतना लगेगा। और जो सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इतना तो एक चक्कर में लगेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 2 पाई की जगह इसने बोला 22/7 रखने के लिए, और आर दे रखा डायमीटर है ये, तो डायमीटर का आधा होगा रेडियस, तो 7 से 7 गया, ये आ गया 44। तो एक चक्कर में वो 44 मीटर, एक चक्कर में 44 मीटर की दूरी तय करेगा। टोटल दूरी कितनी है 308, एक चक्कर में कर रहा है इतने, तो काटते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा वो कितने चक्कर में इतनी दूरी को कंप्लीट करेगा। बस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 11 से कितनी बार मिलेगा 7 बार में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7 चक्कर में वो दूरी कंप्लीट कर लेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अंडर रूट p इज इक्वल टू m by n where m and n are positive integer and p is positive real number, then value of p can be। ठीक है, m और जो n है वो धनात्मक पूर्णांक है और p भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो हमसे p का मान पूछा है कि p का मान क्या हो सकता है। ठीक, देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करता हूं,
ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, यानी p इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए p का मान 2.5 अगर हम रखें, 2.5 रखें, इसको तोड़ फ्रैक्शन हटा देते हैं तो ये आएगा 25/10। 25/10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी अगर ऊपर वाली m ले नीचे वाली n ले तो ऊपर वाला तो स्क्वायर है लेकिन नीचे वाला स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 121, अगर 121 रखें, 121 में पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट है तो ये 10 आ जाएगा, 10 यानी 121/10, तो ऊपर वाला तो स्क्वायर है नीचे वाला स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता पी का मान। ये देखिए 625 नीचे आएगा 10, फिर 10 स्क्वायर नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखिए 12.96 अपॉन नीचे अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 0 आ जाएगा। तो 100 होता है स्क्वायर, हाँ होता है, किसका होता है 10 का होता है, और 1256 किसका होता है, ये होता है आपका 36 का। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, बनाते रहते जैसे जैसे बोल रहा है, एक टावर के सीट्स पे खड़ा हुआ है मैन, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट। If car takes 12 minutes for the angle of depression to change 30 to 45, how soon after this will car reach at the foot of the tower? बोला गया कि एक कार है, यहाँ से चल के आ रही है, ऐसे आ रही है, इसके फुट के तरफ आ रही है। तो जब इसने शुरू में देखा तो उसका एंगल था 30, फिर उसने देखा कि 12 मिनट बाद उसका एंगल हो गया 45 हो गया। कितने 12 मिनट में हुआ है, तो बोला गया कितने मिनट में यहां से यहां आ जाएगा, इसके फुट के पास आ जाएगा। ये ऊंचाई मान लेते हैं h है, लगा देते हैं इसमें 10, लंब बटे आधार 10, देखिए लाल बटे कक्का लगाते हैं इसमें। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है h, यहां पे लगा रहा हूं मैं 10, यानी 10 30 इज इक्वल टू h बाय बेस कितना है ये पूरा, इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 12 मिनट, ठीक है, ये पूरा आएगा ना यहां से यहां तक, इसमें लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये x मान लिया मैंने कि यहां से यहां तक जाने में इसको x टाइम लगेगा, और ये 12 तो दिया हुआ है, तो x प्लस 12। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो h बाय x प्लस 12, ठीक, x प्लस 12 इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां देखते हैं, यहां फिर से 10 लगाते हैं, 10 45 इज इक्वल टू h बाय x, ठीक है, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है 10 45 की, इज इक्वल टू h बाय x, यानी x इज इक्वल टू h, x और h बराबर है, ठीक है। तो हम जहां पे h है वहां पे x रख देते हैं इस वाली समीकरण में, फर्स्ट में h की जगह x रखेंगे, x प्लस 12 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू √3, h की जगह x रख दिया हमने, ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, तो 12 इज इक्वल टू √3x माइनस x हो गया, x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यानी 12 इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, ये आया, ठीक। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से इंटू कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 12 √3 प्लस 1, तो ऊपर बचा, नीचे क्या आया देखिए a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, ओके। तो x इज इक्वल टू 12 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा, यानी 6 √3 प्लस 1 मिनट, 6 √3 प्लस 1, ये है ऑप्शन नंबर ए में, 6 √3 प्लस 1 मिनट इतना लगेगा, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ मैथ्स के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, बायो के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैम ने करवाई दिए हैं, ओके। पेपर का लेवल आपको पता ही चली गया हो, क्वेश्चंस का लेवल, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके वन दरोगा में देखने को मिलेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी को आप बार बार रिवाइज करें, उसमें जितने भी थ्योरम कॉन्सेप्ट दिया गया उसको आपको बार बार देखना है। टॉप 200 वाली सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको बार बार देखना है, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।